5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूँ। पाँचों का जो राइट आंसर देगा उसको मेरी तरफ से 100 रुपये का पेटीएम कैशबैक। ठीक है, पाँचों क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए और कमेंट बॉक्स में मेरे भाई कमेंट कर देगा जो। तो दोस्तों कैसे हैं आप, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ, महीने के आखिर में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगा। तो प्रैक्टिस सेट आपके सामने है मेरे भाई। हम उत्तराखंड जीके इसमें कवर करने वाले हैं, ऑल इंडिया जीके का भी कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ हिंदी की 20 नंबर की जो हिंदी आती है उसे भी कवर अप करते चलेंगे। ठीक है, तो मैंने अपना वादा पूरा किया, आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। आप भी अपना वादा पूरा कीजिए मेरे भाई। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना मेरे भाई। ठीक है, तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई। और पुरानी जो आप देख सकते हैं, पुरानी सारी वीडियोज़ में मैंने टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं, उसके साथ में अब टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया मेरे भाई जो आने के चांसेस हैं। और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा मेरे भाई, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। जब मैं आपको उत्तराखंड का हिंदी पूरा मैं करा लूँगा आपको, हिंदी आपका मतलब उत्तराखंड से संबंधित ही क्या, ऑल इंडिया हिंदी भी हो, ठीक है, सभी जगह सेम है हिंदी। तो हिंदी जब मैं आपको कराऊंगा चैप्टर वाइज तो आपको वहाँ पे संधि विच्छेद में कराने वाला हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो हिंदी की वीडियो भी जल्द आएगी। जब हम उत्तराखंड जी के कवर अप कर लेंगे उसके बाद मैं हिंदी की वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे संधि विच्छेद आपको देखने को मिलेंगे जो ये आधे लौ वाले होते हैं, जैसे लौ वाला हो गया, ठीक है, सौ वाला हो गया। तो आधे जो शब्द होते हैं नौ वाले, तो ये किस चीज़ में बदल जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे उस चीज़ में। ठीक है, तो तल्लीन इसमें क्या आ रहा है आपका, तल्लीन में आ रहा है आधा लौ आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा तत् धनलीन। क्यों जाता है, ये आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। द्विज व्यंजन आप करके अगर सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। मैं इतना कॉन्सेप्ट इसमें नहीं बता सकता, वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आज की वीडियो घंटे तक जा सकती है, 1 घंटे तक। तो वीडियो पे लास्ट तक बनी रहेगी मेरे भाई, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, सारा क्वेश्चन पूरा मॉडल पेपर लेकर आया हूँ आपके लिए मेहनत करके। ठीक है, तो भाषा को बोलते समय अगर मेरी स्पीड आपको कम लगती है, मैं इसे 1.2x पर कर दूंगा। अगर तब भी स्पीड कम लगती है तो आप 2x से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं यूट्यूब से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है भाषा को बोलते समय, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी कराए हैं, अगर किसी ने जो पहले के सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा। ये क्वेश्चन पहले भी कराए हैं, भाषा को बोलते समय उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसे मेरे क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी एक शब्द है। मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था। इन क्वेश्चनों को पहले खुद से करने का ट्राई कीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, आप कितने गहरे पानी में, आप चेक कर सकते हैं खुद को। ठीक है, नहीं तो मैं आपको साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से करने का ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको ये क्वेश्चन तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो रेलगाड़ी एक शब्द है, मैंने आपको बताया था। ये कौन सा है शब्द है आपका, संकर शब्द है रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी संकर शब्द कैसे है, रेलगाड़ी क्या आपका हिंदी और इंग्लिश से बना हुआ है। हिंदी और इंग्लिश बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये इंग्लिश का शब्द हो गया रेल और गाड़ी शब्द हो गया आपका हिंदी का। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, जो दो अलग अलग भाषा, चाहे हिंदी इंग्लिश हो, कोई भी हो, तमिल मराठी हो, कुछ भी हो, आपका दो शब्दों के योग से ही बनना चाहिए, अलग अलग शब्दों के योग से बनना चाहिए, वो संकर शब्द कहलाते हैं। वैसा यहाँ पे रेलगाड़ी में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव आप खुद से करने का ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर वीडियो पॉज करने के बाद आप ये वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो वीर रस का स्थायी भाव होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं, मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शीतलता को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो गया बी, ग्लानी। ठीक है, ग्लानी तो होती है, ग्लानी होती है जब आपको क्या होता है, मानसिक कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट, किसी भी चीज़ पर पश्चाताप बोलते हैं जैसे ना। भौरा का सही पर्यायवाची क्या है मेरे भाई, ये तो सभी को आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, भ्रमर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, सातवां। तो आसान क्वेश्चन भी आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आसान आएंगे जो हर बच्चे को आते हैं, बाकी तो भी पता ही है आपको। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग वाला चैप्टर में कराऊंगा तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, शोभा, नाम तो नाम से ही पता चल रहा है, शोभा लड़की का नाम ही होता है। ठीक है, ये कैसे पहचानते हैं, इनकी सही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जब लिंग वाला चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताई उसे क्या कहते हैं, अब क्या बोले भाई, क्रिया विशेषण हो जाएगा, बचपन में पढ़ दी थी यार ये चीज़ें आपने। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति। कन्या की डैश के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। कन्या की क्या दृष्टि, नहीं, हत्या मेरे भाई। ठीक है, हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। सिंपल है, आपके जनरल बेसिस में। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, आज तक, तो आज तक ही इसमें क्या लगा रखा है, ये तक क्या होता है, निपात शब्द कहते हैं इनको। ठीक है, जो जोड़ देकर बोलते हैं कि आज तक। ठीक है, तो ये आपको देखने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, इसको देख लेंगे मेरे भाई। ये होता है आपका उपदेशक जो होता है मेरे भाई, उपदेशक क्या होता है, विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता है, बाकी सब विराम चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह कैसा होता है, ऐसा डैश करके होता है ना, ऐसा, तो इसको आप देख लेंगे मेरे भाई। लट लटकनी मनोमत मधुप गन मादक मधु ही पिए, पंक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है।
मेरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा है उसके लिए आसान है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए कठिन है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ल और म, वर्णों की आवृत्ति हुई है। आगे बात करेंगे आदि से लेकर, ये टेंशन मत लीजिएगा मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको आने वाली वीडियो में, जब हम हिंदी का चैप्टर, हिंदी का सिलेबस पूरा कर रहे होंगे। ठीक है, सब आपके लिए आसान होगा मेरे भाई। आदि से लेकर अंत तक पूरा 2 से 3 महीने का जो मैंने टाइम आपसे मांगा है वो टाइम दीजिए, सब कवर अप हो जाएगा मेरे भाई। 2 से 3 महीने में आपका ऑल इंडिया उत्तराखंड की जीके खत्म हो जानी है, फिर 2 से 3 महीने में आपका हिंदी भी खत्म हो जाना है। ऑल इंडिया जीके तो आपको पता ही है, आपको कर लेना है कहीं से। ठीक है, उसके लिए एक बुक ले लेना लुसेंट की कोई भी, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदि से लेकर अंत तक के लिए शब्द में, शब्द कौन सा होगा? तो बहुत आसान है इसका क्वेश्चन का आंसर भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधोपांत। ठीक है, आगे बात करते हैं लोटा, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? ठीक है, तो मैंने इसका आंसर पहले ही बोल दिया मेरे भाई, लोटा देखते ही आ जा रहा है आंसर। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। लोटा मेरे भाई शब्द विदेशज नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये देशज शब्द है। कॉपी अगर आप देखें तो कॉपी क्या है? कॉपी तो इंग्लिश का शब्द है, जज भी इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, जज भी इंग्लिश का शब्द है, माचिस भी इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, लोटा क्या है भाई? लोटा इंग्लिश में LOTA, लोटा थोड़ी लिखते हैं। लोटा क्या हो गया? हिंदी शब्द हो गया, देशज शब्द है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई। शब्द के 2 रूप हैं, शब्द के कौन कौन रूप है मेरे भाई? 2 रूप, वो क्या है सभी को बताया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्वनि और वर्ण। ठीक है, काकल्य ध्वनि क्या कौन सी होती है? काकल्य ध्वनि कौन सी होती है मेरे भाई? ह ध्वनि को काकल्य ध्वनि कहते हैं। अखरोट का तत्सम रूप क्या है? अखरोट का, अगर वीडियो स्पीड हो रही है ज़्यादा तो आप वीडियो की स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि लंबी वीडियो मेरे पास 100 क्वेश्चन करानी है तो थोड़ा स्पीड चलता है। ठीक है, अखरोट का तत्सम रूप है, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराने आया हूँ, कॉन्सेप्ट है जिस पे मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं बताता चलूँगा। अखरोट का तत्सम रूप क्या है? अखरोट का तत्सम रूप इसमें से क्या हो जाएगा मेरे भाई? अक्षोट हो जाएगा। ठीक है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? अब नाक रगड़ना मतलब क्या हो? इज्जत देना है, नाक में चोट लगना, क्या होना? चापलूसी करना, सिंपल सी बात है। चापलूसी करेंगे तभी तो नाक रगड़ते हैं। ठीक है ना, ऐसा ही सोच रहे होगे, तो ये मेरे भाई गलत है हमारा आंसर। ठीक है, तुम सोच रहे हो नाक रगड़ना यार चापलूसी करना होता है, हमने मूवी में देखा था नाक रगड़ते हैं जब, तो ऐसा होता है नहीं। नाक रगड़ते हैं तो पिक्चर का ही सोचो ना, कोई सोच रहा होगा चापलूसी करना, चापलूसी करता है, नाक रगड़ता क्यों है? वो हार मान लेता है एक तरीके से। हार मानने के बाद क्या करता है? छोड़ दो यार, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है? परिपत्र कहा जाता है। बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद में बताऊंगा, आसानी से आपको सब क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। ऊ और पन इसमें क्या है मेरे भाई? प्रत्यय है, और बाजार प्लस ऊ प्लस पन, इसका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? संधि विच्छेद। ऊ और पन ये दोनों प्रत्यय हैं इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं 21वें क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हमारी हिंदी कंप्लीट हो चुकी, 20 क्वेश्चन हमने हिंदी के कर लिए मेरे भाई। अब यहाँ से स्टार्ट होता है उत्तराखंड जी के 40 नंबर का। ठीक है, आइए से कवर अप करते हैं। उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? पता है किसी को भाई? बताओ फटाफट से कमेंट करो, किसी को अगर पता है उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है। नहीं बताया तो मैं बताता हूँ, किंगरी बिंगरी मेरे भाई ये दर्रा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। श्यामला ताल कहाँ स्थित है? फटाफट से वीडियो को पॉज करके पहले देख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? चंपावत। ठीक है, श्यामला ताल चंपावत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, जो एग्जाम में बनने के चांसेस हैं आपके। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है मेरे भाई? पलेठी का सूर्य मंदिर बताओ मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई? हिंडू लाखाल टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, आगे बात करेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ये तो आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी को पता होगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1973 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करेंगे देहरादून जिला। ठीक है, देहरादून जिला मेरठ मंडल में गढ़वाल मंडल कब सम्मिलित हुआ? तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। 1900 कब हुआ था मेरे भाई? 1975 में। वर्ष 1975 में देहरादून जिला जो मेरठ मंडल में सम्मिलित था, गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर दिया गया 1975 में। ठीक है, और वर्ष 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी और मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। आगे बात करेंगे। लिपुलेख दर्रा स्थित है, बताओ लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है मेरे भाई? लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है? फटाफट से बताओ मेरे भाई, किस किस को बतानी है? ये चीज़ तो बताऊंगी, पिथौरागढ़ जिले में है। ठीक है, 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन, इसके तो कालू सिंह मेहरा थे, सभी को पता है, चंपावत जिले के कालू सिंह मेहरा हमारे। ठीक है, कालू सिंह मेहरा उत्तराखंड का, ठीक है, चंपावत जिले के थे। आगे बात करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? फटाफट से कमेंट कीजिएगा मेरे भाई। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कौन सी थी मेरे भाई? हंसा मनराल थी। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल है कौन है मेरे भाई? सिद्ध ताल है, फाचकंडी ताल है, भेंग ताल है, मासर ताल है। कौन सा ताल है मेरे भाई इनमें से? जो फाचकंडी ताल है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? बयां ताल भी कहते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बयां ताल भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सॉरी ये ज़्यादा नीचे आ गया भाई। व्यास गुफा, व्यास गुफा कहाँ स्थित है मेरे भाई? व्यास गुफा आपका बद्रीनाथ में स्थित है, ठीक है। व्यास गुफा आपका बद्रीनाथ में स्थित है। केदारनाथ मंदिर दर्शाता है, क्या दर्शाता है मेरे भाई? केदारनाथ मंदिर मंदिर भवन निर्माण कला को दर्शाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मंदिर भवन निर्माण कला को दर्शाता है। ये मंदिर जो है आपका, यह मंदिर समुद्र तल से 11,750, ये भी आप याद रखेंगे, 11,750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आगे बात करेंगे उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण परिरक्षण केंद्र कहाँ है? वन्य जीव परिरक्षण केंद्र आपका कालागढ़ में स्थित है, ठीक है, कालागढ़ में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा अन्य 7 जनपदों के साथ लगती है? कौन सा है मेरे भाई? वो है आपका पौड़ी गढ़वाल की सीमा। कौन कौन से जिले आपका, कौन कौन से जिले हैं वो है आपका हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और आपका चमोली, रुद्रप्रयाग, ठीक है, और अल्मोड़ा हो गया आपका और नैनीताल हो गया, ठीक है। ये कौन से 7 जिले हैं जिनसे पौड़ी गढ़वाल की सीमा लगती है मेरे भाई, ठीक है। आगे बात करें उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी ITBT पार्क स्थापित किया गया है। ये कहाँ पर है मेरे भाई? ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई पंतनगर में, ठीक है। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना के संस्थापक कौन थे मेरे भाई? ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है असली मेरे भाई, इसके संस्थापक हैं स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती मुंशीराम, ठीक है। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, उसके संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती मुंशीराम है, ठीक है। मुंशीराम इन्हें कहते थे। कालसी अभिलेख किस वंश के से संबंधित, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? ठीक है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कत्यूरी, पंवार, कुषाण और मौर्य। तो आपका पता होगा आपको, जो कालसी जो देहरादून में अभिलेख है वो कौन सा है आपका? मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है। कालसी अभिलेख सारे क्या है? अशोक से संबंधित है। कालसी जो है यमुना और टोन्स के संगम पर स्थित है। यह अभिलेख प्राकृत भाषा में और इसकी जो ब्राह्मी लिपि का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मौर्य हो जाएगा डी। चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? चक्राता में जो सैनिक छावनी की स्थापना थी वो हुई थी मेरे भाई 1869 ईस्वी में, ठीक है। 1869 ईस्वी में ब्रिटिश सेना ने कर्नल ह्यूम ने की थी, जो ब्रिटिश सेना के कर्नल ह्यूम थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। चक्राता छावनी परिषद देहरादून से 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जनजातीय क्षेत्र आपका जौनसार भाबर में स्थित था और मेरे भाई ये पर्वतीय क्षेत्र दोनों ओर से यमुना और टोन्स नदियों से घिरा हुआ है, ठीक है। चक्राता सैनिक छावनी, इसकी स्थापना आता है मेरे भाई किसने की थी? आपका कर्नल ह्यूम ने की थी, जो ब्रिटिश सेना के क्या थे? कर्नल थे उस समय, उन्होंने की थी 1869 में। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है मेरे भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत बार पूछा गया। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है मेरे भाई? सौम्यकाशी है। क्या है मेरे भाई? सौम्यकाशी है। देवभूमि के नाम से विख्यात यह नगर भागीरथी नदी के तट पर है। उत्तर की काशी के नाम से प्रसिद्ध उत्तरकाशी को गुप्त काल में क्या कहते थे मेरे भाई? बाड़ा हाट के नाम से भी जानते थे। क्या जानते थे? बाड़ा हाट के नाम से भी जाना जाता था इसे, ठीक है। यहाँ हिंदुओं के 2 पवित्र तीर्थ स्थल है, आपको पता होगा। हमारे चार धाम में जो सम्मिलित है, गंगोत्री और यमुनोत्री यहीं पर स्थित है मेरे भाई, ये भी आप याद रखेंगे। गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी उत्तरमुखी है? अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन आपके सामने। तो उत्तरमुखी मेरे भाई इसमें से है आपकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। क्या है आपकी? गंगा की उत्तरमुखी दक्षिण तट की नदी है, सहायक नदी है, ठीक है। और इस नदी का उद्गम जो होता है आपका अमरकंटक पहाड़ से होता है, ये भी आप याद रखेंगे। सोन नदी कहाँ से होती है? अमरकंटक से इसका क्या होता है? उद्गम होता है मेरे भाई, इस पहाड़ से उद्गम होता है सोन नदी का, ये भी आप याद रखेंगे। और ये पटना के समीप आरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आरा किससे प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक नाम से जाना जाता था? हरिद्वार, श्रीनगर, ऋषिकेश, कनखल। किसे प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक, ठीक है। कुब्जा ग्रामक आपका यहाँ पे ऋषिकेश को जाना जाता था मेरे भाई, ठीक है। श्री गुरु राम राय, श्री गुरु, अब ऋषिकेश भी आपको उत्तराखंड का एक है, एक धार्मिक स्थल है, पता होगा आपको। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? फतेहपति शाह, अजयपाल, मान शाह, उपेंद्र शाह। किसने दी थी मेरे भाई अपने राज्य में शरण? तो श्री गुरु राम राय जो थे आपके, पहले तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये आपके सिखों के 7वें गुरु थे, सिखों के 7वें गुरु थे और ये गुरु हर राय के पुत्र थे। गुरु राम राय मुगल शासक औरंगजेब के काफ़ी करीबी माने जाते थे। औरंगजेब ने गुरु राम राय को हिंदू पीर की उपाधि भी दी थी, ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई। औरंगजेब ने क्या दी थी मेरे भाई? हिंदू पीर की उपाधि दी थी औरंगजेब ने, काफ़ी करीबी माने जाते थे ये। कौन आपके, एक बार क्लियर कर देता हूँ मेरे को, जाओ। हिंदू पीर की उपाधि दी थी औरंगजेब ने, ठीक है। करीबी माने जाते थे काफ़ी आपके गुरु राम राय के, ठीक है।
जब गुरु राम राय दून आए थे, देहरादून आए थे, तो यहाँ के शासक गढ़वाल राजा फतेहपति शाह थे। ठीक है, तो फतेहपति इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। फतेहपति शाह गुरु राम राय के द्वारा यहाँ डेरा डालने के पश्चात इसका नाम देहरादून तथा बाद में देहरादून पड़ गया था। तो देहरादून का नाम किस कारण से पड़ा था ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दून था पहले नाम, फिर डेरा डाला था गुरु राम राय ने यहाँ पे, तो देहरादून हो गया था, देहरादून। तो बाद में इसका नाम जाके देहरादून पड़ा। तो गुरु राम राय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपति शाह। जो मैंने इसके पीछे की जो स्टोरी थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आगे बात करते हैं 42वां क्वेश्चन, किस पर्व को वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है मेरे भाई। तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आपको पता होगा लगभग कितने वर्षों तक यहाँ पे रहा था वेनसांग। 630 से लगभग 643 ईस्वी तक यहाँ पर रहा था वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इस दौरान वह उत्तराखंड के हरिद्वार में भी आया था। इसने हरिद्वार में कुंभ पर्व को मोक्ष पर्व कहा था। किसको कहा था? कुंभ पर्व को मोक्ष पर्व कहा था मेरे भाई। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कुंभ पर्व को क्या कहा था? मोक्ष पर्व कहा था। इसने उत्तराखंड को ब्रह्मपुर नाम भी दिया था, और हरिद्वार को विष्णु का द्वार भी कहा था। ठीक है, हरिद्वार को विष्णु का द्वार और आपको उत्तराखंड का ब्रह्मपुर भी कहा गया है, किसके द्वारा? वेनसांग के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मेन जो मैं इंपॉर्टेंट बोलता जा रहा हूँ उनको नोट भी कीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा किला अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया? लाल मंडी किला, मल्ला महल किला, खगमरा किला, ये सभी बताइए मेरे भाई, कौन सा किला चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये सारे जो किले थे, ये सारे किले मेरे भाई चंद शासकों ने ही बनाए थे। ठीक है, तो ये सारे किले मेरे भाई चंद शासकों ने ही बनाए थे। अगर बात करूँ लाल मंडी किला का, ठीक है, ये 1563 ईस्वी में बाद में बना था खगमरा किले के। सबसे पहले आपका खगमरा किला बनता है 1555 से 60 ईस्वी के मध्य बनता है, और राजा भीष्मचंद ने इसे बनाया था। और दूसरे में आता है आपका लाल मंडी किला। लाल मंडी किला 1563 ईस्वी में 3 साल बाद बनता है। राजा कल्याण चंद इसे बनाते हैं, और राजा कल्याण चंद ने ही मल्ला महल किला भी बनाया था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर बताइएगा। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, बताइए। तो इसकी स्थापना मेरे भाई ये हुई थी, कोटद्वार में हुई थी। ठीक है, कोटद्वार में इसकी स्थापना की गई थी। यह गढ़वाल का पर्वतीय इलाकों में आवाजाही का मार्ग था। और GMOU, ठीक है, गढ़वाल मोटर्स ऑनर यूनियन लिमिटेड, इसी को कहते हैं GMOU। ये फुल फॉर्म है इसका, शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है इसका। इसका मुख्यालय भी कहाँ है मेरे भाई? कोटद्वार में ही है। आगे बात करेंगे मेरे भाई, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया ना वकील ना अपील ना दलील? बताओ मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। कुमाऊं के किस अंग्रेजी कमिश्नर के लिए 45वां क्वेश्चन है। तो ये कहा गया था आपका जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए। ठीक है, जॉर्ज विलियम ट्रेल कुमाऊं के कमिश्नर भी रहे हैं। 1816 से 35 ईस्वी तक ये कुमाऊं के कमिश्नर भी रहे थे। इन्हें कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, नोट डाउन कीजिएगा इन टॉपिकों को। ठीक है, ये स्वयं के ही नियमों के अनुसार चलते थे, इसलिए ट्रेल के शासनकाल को न वकील न अपील न दलील कहा जाता था। आगे बात करते हैं, 46वें क्वेश्चन की बात करते हैं। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाया जाता है? जीवाश्म जो है आपका, ये सभी को पता है, परतदार सेल, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? अवसादी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मेरे भाई? अवसादी सेल। तो आपने सुना होगा, अगर परतदार नहीं सुना है तो। ठीक है, तो जीवाश्म में अवसादी सेल के रूप में पाया जाता है, या परतदार सेल में पाया जाता है। ठीक है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? बताइए मेरे भाई। तो ये सभी को पता है मेरे भाई, कौन अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो ये कौन सी है? मानसूनी हवा। 48वां क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण मेरे भाई सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां हैं। इनमें चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है ज्वार भाटा। ठीक है, आगे बात करते हैं, उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना की थी। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। कैंची धाम की स्थापना किसने की थी? तो कैंची धाम की स्थापना की थी महाराज नीम किरोली बाबा, बोलते हैं नीम करोरी बाबा नहीं बोलते, तो यही है मेरे भाई। तो कैंची धाम की स्थापना महाराज नीम करोरी ने। वर्ष भी पूछता है मेरे भाई, वर्ष 1964 आप याद रखेंगे मेरे भाई, वर्ष 1964 में की थी। इस धाम में बाबा नीम करोरी को श्री हनुमान जी का अवतार माना जाता है। ठीक है, और कैंची धाम में श्री हनुमान जी का मंदिर और आश्रम भी है। यह उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, 50 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं मेरे भाई। आधे क्वेश्चन हमने समाप्त कर दिए, आधी वीडियो। तो वीडियो को लाइक जरूर से करना मेरे भाई जो यहाँ तक रुके हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना मेरे भाई। ठीक है,
तो धर्म निरपेक्षीकरण का क्या अर्थ है मेरे भाई? धर्म निरपेक्षीकरण का क्या अर्थ है? ये 50वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। सभी धर्मों को समान सम्मान देना, किसी धर्म में विश्वास न करना, प्रत्येक धर्म के प्रति उदासीनता का भाव रखना, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा मेरे भाई? जो आपका धर्म निरपेक्षीकरण होता है, इसका मतलब होता है किसी एक धर्म की ओर विशेष आस्था न रखकर प्रत्येक धर्म को समान सम्मान देना। मतलब कि क्या है मेरे भाई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक धर्म के प्रति उदासीनता का भाव रखना। यानी कि धर्म निरपेक्षीकरण का अर्थ क्या है? किसी एक धर्म की ओर विशेष आस्था न रखकर प्रत्येक धर्म को समान सम्मान देना है, ठीक है। सभी धर्मों को समान सम्मान देना, ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको काट लेना मेरे भाई, ये सी नहीं होगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा, उदासीनता भाव तो गलत हो जाएगा। सभी धर्मों को समान सम्मान देना, धर्म निरपेक्षीकरण। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? सुविख्यात सूर्य मंदिर मेरे भाई ये आपका कोणार्क में स्थित है। ये तो सभी को पता है, कोणार्क में ये स्थित है। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी मेरे भाई, 1699 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? वीरता पुरस्कार कौन सा है? इकबाल सम्मान है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, परमवीर चक्र है या भारत रत्न है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? परमवीर चक्र, जो किस में दिया जाता है? इंडियन आर्मी में दिया जाता है। अन्य वीरता पुरस्कार जैसे अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, ये सभी वीरता चक्र वर्ष में 2 बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में घोषित किए जाते हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये सबसे गन्ना उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है? उत्तर प्रदेश है मेरे भाई। ये जो हाल ही में ये पेपर हो रहे हैं, कौन सा SSC MTS ये पेपर चल रहा है, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, लगा लो मेरे भाई, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो पुस्तक देवदास के लेखक है मेरे भाई शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ये देवदास के लेखक है। कलपक्कम में परमाणु, कलपक्कम में स्थित क्या है मेरे भाई? कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, ठीक है। कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं मेरे भाई, ये कहाँ पे स्थित है आपका? कलपक्कम मेरे भाई तमिलनाडु में क्या है? एक शहर है मेरे भाई, तमिलनाडु में शहर है, वहाँ पे परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। देश में मुद्रा की आपूर्ति को भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? भारतीय रिजर्व बैंक आपका आपूर्ति को नियंत्रित करता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक है देश का केंद्रीय बैंक और देश के सभी बैंकों का संचालक भी है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अगर आपको पूछते हैं तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी क्या होती है मेरे भाई? 1935 में इसकी स्थापना होती है और वर्ष 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, वर्ष 1949 को। आगे बात करते हैं, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था मेरे भाई? 58वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। जो बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक, बिंबिसार को क्या माना जाता है? इसका मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, येन किसकी मुद्रा है? ठीक है, येन किसकी मुद्रा है? येन मुद्रा आपकी जापान की, पूरी दुनिया को पता है भाई, किसको पता नहीं है येन की मुद्रा? बताओ। रॉबर्ट कैनिगल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? ये अगला क्वेश्चन आपका। तो ये क्वेश्चन है, ये जो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई, श्रीनिवास रामानुज ने इसके क्या है मेरे भाई? लेखक है इसकी, इनकी जीवनी है, लेखक नहीं है, इनकी जीवनी है मेरे भाई, ठीक है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्च 2002 को इसका गठन किया गया था। यह प्राधिकरण कहाँ पर है मेरे भाई? ये नैनीताल में मेरे भाई, ठीक है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? तो भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हैं उनके लिए आवश्यक औसत ऊर्जा की मात्रा 2400 कैलोरी क्या है मेरे भाई? प्रतिदिन है, 2400 कैलोरी प्रतिदिन है। और जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन है। न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर प्रति व्यक्ति आय मौद्रिक मान का निर्धारण किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूरे महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, कॉपी में अपनी शॉर्ट नोट बनाइएगा मेरे भाई, एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनेगा। हर बार आप वीडियो नहीं दे सकते, ठीक है, देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है, वैसे 6-7 महीने का रिवीजन हो सकता है, लेकिन साथ साथ शॉर्ट नोट बनाएंगे तो हमेशा आपके लिए काम में आएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है?
तो भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने हेतु संसद द्वारा महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 61 आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके द्वारा ये कहा गया है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो ये सारे जहाँ पर मैं बताना आपको भूल गया, जब हमने रॉबर्ट कैनिगल के बाद उत्तराखंड है जब विधिक सेवा प्राधिकरण था नैनीताल, कहाँ गया विधिक सेवा प्राधिकरण, वीडियो लंबी है ना तो इसलिए थोड़ी जल्दबाजी हो रही है मेरे को जल्दी करने का। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 61 पे आपके 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के ख़त्म हो गए हैं। अब हम ऑल इंडिया जीके की बात करने वाले हैं 62 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो आगे बात करते हैं भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। एक है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आता है आपका परमादेश होता है। ठीक है, तो 5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए परिस्थिति के अनुसार निम्न 5 प्रकार के क्या थे आपके 5 प्रकार के जारी कर सकता है कौन? भारतीय संविधान। ठीक है, वो है आपके क्या है आपका, एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो नोट्स मेरे भाई शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे भाई। मैंने खुद से शॉर्ट नोट बनाए हैं, उन्हीं शॉर्ट नोट की बदौलत आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने खुद की तैयारी के वक्त मैंने शॉर्ट नोट बनाए थे मेरे भाई। ठीक है, बहुत से शॉर्ट नोट बनाए थे। मैंने बताया आपको अपने बारे में बताऊँगा मेरे भाई। ठीक है, अपनी प्रोफाइल भी पूरी एक वीडियो एक इसी पर बनेगी, अपनी प्रोफाइल बताऊंगा। ठीक है, सारी चीज़ें तैयारी कैसे करनी चाहिए इस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी। तो शॉर्ट नोट होने चाहिए। ठीक है, अभी मैं जो आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये भी मैं अपने शॉर्ट नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहिए मेरे भाई, नोट्स ऐसे बनाइए कि आप दूसरों को भी पढ़ा सकें। ठीक है, तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध और पाँचवा है अधिकार परीक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ जो बनाया था राजा कुम्भा, राजा कौन थे? कुंभा जो थे ने मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में करवाया था। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ इसने बनाया था, राणा कुंभा ने बनाया था अपने विजय पर। जब उन्होंने मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराया था तो उसमें इन्होंने ये किला बनाया अपने लिए। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा नारा किसने दिया था? ये तो सभी को याद हो गया है, किसने दिया था मेरे भाई? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है मराठा और केसरी नाम दोनों पत्रों से इन्होंने प्रकाशन किया था। और वर्ष 1916 में बेलगांव जो पूना में स्थित है होम रूल लीग की भी इन्होंने स्थापना की थी एनी बेसेंट के साथ मिलकर ना। तो आगे बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है इसमें? उठा दो और चमका दो भाई क्वेश्चन। राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्रमशः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में आते हैं। क्षेत्रों की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है सब पूछता है। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? अब कौन सा राज्य होगा वो बताओ? क्या वो केरल होगा, गुजरात होगा, आंध्र प्रदेश होगा या फिर तमिलनाडु होगा? तो ये सबसे लंबा समुद्री तट है आपके पास, आपको पता होगा किसके पास है, जो ऐसे करके किनारे पे है, कौन है वो? गुजरात मेरे भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? फल, पत्ती, शाखा, जड़ें। आसान क्वेश्चन है। कक्षीय कली मेरे भाई पौधे के शाखा तना इसमें क्या होती है? विकसित होती है। ठीक है, प्रत्येक कली शाखा में विकसित करने की क्या होती है? प्रत्येक कली में शाखा विकसित करने की क्षमता होती है। पौधे में क्या होता है? जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? तो किसके परिवहन में सहायता करता है मेरे भाई? पौधे में जो जाइलम होता है वो पानी के परिवहन में सहायता करता है। और भोजन के लिए कौन करता है मेरे भाई? कमेंट जरूर से कीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी मेरे भाई? ये की गई थी आपके अल्फ्रेड लिंगार्ड, डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा इसकी स्थापना की गई थी मुक्तेश्वर में। ठीक है, अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा की गई थी 1893 में नैनीताल में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो इस प्रयोगशाला को भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का भी कहा जाता है। मक्का क्यों कहा जाता है? मक्का की स्टोरी आपको पता ही होगी। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? इसको तो सभी को पता है भाई, क्या है गिरता पिंड मेरे भाई? न्यूटन का पहला नियम,
न्यूटन का पहला नियम क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी जड़त्व आघूर्ण हो गया, जड़त्व का नियम ना, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं न्यूटन के पहले नियम को। आगे बात करते हैं अगस्त 2009 में, सॉरी भाई, अगस्त 2009 में 9 से मई 2012 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसके राज्यपाल कौन थे? हमारे मार्गरेट अल्वा थे। ठीक है, तो लोग ये वाला क्वेश्चन तो देखेंगे भी नहीं, तो लोग सोचेंगे भी नहीं ना यार, ऐसा हो सकता है उत्तराखंड के राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, ऐसा ही मतलब अंग्रेज नाम टाइप का लग रहा है, तो इसको देखेंगे भी नहीं ऑप्शन को, तो यही था। और ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल भी थी, याद रहेगा मेरे भाई। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। LAN का असंक्षिप्त रूप क्या है? LAN अगर समझ में नहीं आ रहा है किसी को, यहाँ पे लिख देता हूँ LAN, लैन, सुना है लैन? तो लैन को क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, नहीं बोलते बताओ? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन मैन पैन, सुना है? कंप्यूटर में पढ़ा होगा। यह नेटवर्किंग एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है, आपका लैन वाली जो होती है, ठीक है, और इसका उपयोग किसी विद्यालय, किसी इमारत स्थित किसी कार्यालय में किया जाता है। चींटी के काटती है तो क्या होता है मेरे भाई? चींटी के काटने पर कौन से अम्ल का नशा होता है बताओ मेरे भाई? चींटी के काटने पर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, कितने एग्जाम में पूछा जाता है यार ये। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, जो यही फॉर्मिक अम्ल क्या करता है? आपके शरीर में तेज खुजली उत्पन्न करता है, तेजी से आपको खुजली लगने लगती है। ठीक है, और ये फॉर्मिक अम्ल का उपयोग फलों को संरक्षित रखने में, जीवाणुनाशक के रूप में, चमड़ा व्यवसाय में, रबड़ के स्कंदन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? इटाई नामक बीमारी के लिए आप इस ऑल इंडिया जीके, तो इसमें भूगोल भी शामिल है, आपका राजनीतिक विज्ञान भी शामिल है, अर्थव्यवस्था भी शामिल है, और आपका इतिहास भी शामिल है, विज्ञान भी शामिल है, अभी गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आएंगे मेरे भाई, टेंशन मतलब पूरा कवर अप होगा ऑल इंडिया जीके। ठीक है, इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी है? तो इसके लिए मेरे भाई कैडमियम जो होता है, एक प्रदूषित जल के सेवन से होता है कैडमियम। ठीक है, इटाई रोग क्या होता है? कैडमियम प्रदूषित जल के सेवन से होता है। इस रोग में अस्थियों और जोड़ों में दर्द होता है। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। रॉबर्ट कोच ने की थी मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच। यह एक तीव्र संक्रामक रोग है हैजा, जिसका कारक क्या होता है? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु होता है। इस रोग का संचरण मक्खी, संदूषित जल और भोजन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, नासा का इनसाइट मिशन किस ग्रह के अध्ययन में मदद करेगा? ये क्वेश्चन हवा वाले क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है। हर उत्तराखंड में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे भाई, और मोस्टली प्रोबेबली है ये सारे क्वेश्चन मेरे भाई, मोस्टली क्या है आपके, प्रोबेबली है आपका उत्तराखंड पुलिस में आए, और आपका उत्तराखंड पुलिस से ही है ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं। ठीक है, एक एक दो क्वेश्चन होंगे जो आउटसाइड मतलब उत्तराखंड में ही है, लेकिन अलग एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, नासा के इनसाइड मिशन को मंगल ग्रह, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? मंगल ग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह की भीतरी सतह का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो दिल्ली शहर का स्थापना मेरे भाई तोमर वंशी कौन था? वो था अनंगपाल ने दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय जाता है इसको। 80 क्वेश्चन में पहुंच गए मेरे भाई। कुंभ मेला 20 क्वेश्चन और रह गए हैं, लास्ट तक बने रहिए मेरे भाई। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक डैश वर्ष लगते हैं। अब बता दो भाई, ये इतना क्वेश्चन किसको नहीं आता बताओ? कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला क्रमशः कब कब लगता है मेरे भाई? प्रत्येक 12वें और 6वें वर्ष लगते हैं। अर्ध कुंभ 12 वर्ष में लगता है, और अर्ध कुंभ मतलब कि आधा हो गया 12 का 6 हो गया, आसान है। और ये हरिद्वार में लगता है मेरे भाई, हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है, नासिक में लगता है, और उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। ये 4 जगह पे लगता है। अलीगढ़ डैश के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तालों के लिए प्रसिद्ध है। ये उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। अलीगढ़ के ताले जो है दुनिया भर में निर्यात के लिए जाते हैं। ठीक है, तालों मतलब ये ताल नहाने वाला ताल नहीं है, पानी वाला, ये ताल है चाबी वाला ताला। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन भाई साहब, असहयोग आंदोलन किसने पढ़ा था बताओ? चौरा चोरी कांड पता है? फरवरी 1922 को चौरा चोरी गोरखपुर में हुई एक हिंसक घटना के कारण क्या हुआ था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या ले लिया था? वापस ले लिया था मेरे भाई, फरवरी 1922 को। ठीक है, इस चौरा चोरी घटना में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। पता होगा चौरा चोरी कांड। आगे बात करते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है? अब ये क्वेश्चन भी क्या बताना है भाई?
रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? अगर आपको पता होगा, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड में वर्ष 1919 के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। इस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। प्रसिद्ध पीर पांजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पीर पांजाल रेलवे सुरंग मेरे भाई ये है आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है, सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो गया जम्मू कश्मीर। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? भारत की सीमाएं कुल 7 देशों से लगती है मेरे भाई। वो 7 देश कौन कौन से आपका मैं बता देता हूँ। नेपाल हो गया, चीन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, और आपका भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और आपका म्यांमार हो गया, ठीक है। ये सारे कौन से देश हैं जो भारत के साथ सीमाएं लगाते हैं अपनी? त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है त्रिपुरा? अपने उत्तर पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा अपने बांग्लादेश से घिरा हुआ है भाई। उत्तर पश्चिम में त्रिपुरा का मैप एक बार देख लेना, एक बार है अगर कमरे में लगा हुआ है। पोर्ट ब्लेयर डैश की राजधानी है। किसको नहीं आता भाई? जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता भाई वीडियो भी छोड़ दो, जाओ यार तुम इधर से जाओ। भाई सच बता रहा हूँ, अगर इतना भी नहीं आता ना तो तब तो भाई क्या सरकारी एग्ज़ाम दोगे यार। अगर आपको राज्य की राजधानियाँ, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ यही याद नहीं है तो किसको याद नहीं है बताओ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? बताओ बताओ। अनुच्छेद बहुत पढ़ रहे हो ना, बहुत याद कर रहे हो ट्रिक के साथ। बता दो किसी को पता है तो। अनुच्छेद 75(1) में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। समझे? नहीं समझे? समझ जाना भाई। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की बात मेरे भाई ये करता है कौन? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या सांस्कृतिक? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के अधिकार के बारे में क्या करता है? वर्णन करता है, इनके संरक्षित की बात करता है। यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रीति रिवाज की रक्षा के लिए तैयार किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार का प्रावधान करता है। लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे मेरे भाई। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है, कोयम्बटूर को कहा जाता है क्योंकि यह क्या है? कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर है चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर बोलता है ना। धमाल पिक्चर देखी है किसी ने? जिसने धमाल मूवी देखी है मेरे भाई कमेंट जरूर से करना, ठीक है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। तो बहुत से मैनचेस्टर है भाई। अब मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? मैनचेस्टर होता क्या है ये पहले कमेंट कर दो मेरे भाई। खरीफ फसलों के लिए अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? बताओ भाई। ये मैंने बताया था जब आपको कराए थे सारे फसल भी, मैंने आपको अर्थव्यवस्था जब कराई थी पूरा बताया था इस फसलों के बारे में। जब मैंने पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है देख लेना जाकर, पूरा डिटेल में फसल असल सब खत्म कर लिया है। तो जुलाई से अक्टूबर तक खरीफ फसल होते हैं। चावल आवल वाला, चावल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब खरीफ की फसलें होती है ना। तो इनके लिए गर्म और नम वायु चाहिए, इनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता ना, ठीक है। गर्म और नम होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली क्या है? ये है आपकी यमुना प्रवाह प्रणाली, गंगा प्रवाह या रामगंगा या कोई भी नहीं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली मेरे भाई काली नदी का प्रवाह आपको पता है। काली नदी का प्रवाह 252 किलोमीटर है। भागीरथी का प्रवाह 205, अलकनंदा का प्रवाह 195 और कोसी नदी का प्रवाह 168 किलोमीटर है, ठीक है। अब यमुना प्रवाह प्रणाली तो है ही नहीं इसमें, गंगा भी नहीं है, रामगंगा का जिक्र भी नहीं हुआ, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो गया। सबसे बड़ी जो प्रवाह प्रणाली है मेरे भाई वो है काली। किसकी है? काली नदी, जिसकी 252 किलोमीटर का रेंज है। तो काली नदी प्रवाह प्रणाली सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है। 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी, बताओ। तो ये राजस्व प्रणाली शुरू करने का श्रेय मेरे भाई चंद शासकों को जाता है। चंद वंश का जो संस्थापक कुमाऊं सोमचंद को माना जाता है। तो चंद शासन काल में ये प्रणाली हुई थी, ठीक है। तो चंद जो वंश का संस्थापक था कुमाऊं में सोमचंद को माना जाता है। आगे बात करेंगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु 23 वर्ष है। कब होता है भाई सेवानिवृत्ति? ये भी पूछा था MTS में, पूछा था ये क्वेश्चन। तो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति हो जाता है, ठीक है।
आगे बात करते हैं, अगर इसमें थोड़ा डीप मैं आपको बताऊं तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो शासन कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष की अवधि का होता है, और संसद के वर्ष 1991 के अधिनियम द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। अब 96 से क्वेश्चन है मेरे भाई, ये 5 क्वेश्चन है आपका रीजनिंग, ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें थोड़ा दिमाग आपका खुलेगा, ये आपके लिए करने की चीज़ है। वो बाकी जो मेरी बताने की चीज़ थी मैंने आपको बता दी, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको ये अच्छे से करना है, आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा। मैं ये 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूँ, पाँचों का जो राइट आंसर देगा उसको मेरी तरफ से 100 रुपये का पेटीएम कैशबैक, ठीक है। पाँचों क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में मेरे भाई कमेंट कर देगा जो पाँचों क्वेश्चन के जो राइट आंसर देगा उसको मेरी तरफ से पेटीएम में 100 रुपये कैशबैक। इन पाँचों के राइट आंसर होने चाहिए, तो आपको क्या मिल जाएगा मेरे भाई, पेटीएम में 100 रुपये कैशबैक। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तैयारी करते रहिए मेरे भाई, और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा, सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।